Good morning, students. Vande Mataram. As we have completed the two organs of union government, that is legislature and executive, we are going to start today the third organ of union government, that is judiciary. Judiciary criteria के अंदर यूनियन गवर्नमेंट में आता है सुप्रीम कोर्ट. क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट. और हमने इन नोट्स में सुप्रीम कोर्ट के लिए जनरली SC जो शॉर्ट फॉर्म है वो वर्ड यूज़ किया है. सो आप ये ध्यान रखिए, ठीक है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सुप्रीम कोर्ट के बारे में ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रपोज्ड है वो 1 चीफ जज और 7 अदर जजेस हैं. ये नंबर जो अदर जजेस का है ये बढ़ाकर 31 कर दिया गया 2008 के अंदर, है ना. और चीफ जज 1 एज इट इज़ है, बिकॉज चीफ ऑलवेज रिमेन 1. एंड द सेकेंड अगर हम देखें तो अभी प्रेजेंटली जो चीफ जज हैं हमारे वो हैं मिस्टर बोबडे. क्लियर है. चलिए अब हम देखते हैं नंबर ऑफ जजेस, जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सैलरी, सर्विस, रूल्स ऑफ जजेस आर डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट. कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार किसको दिया है? पार्लियामेंट को. यहाँ पर पार्लियामेंट की स्पेलिंग भी प्रिंट मिस्टेक हुआ है, सो यू जस्ट करेक्ट दैट पार्लियामेंट, है ना. बी के बाद आर स्किप, ए स्किप हो गया है. इज इट क्लियर? तो ये पार्लियामेंट वर्ड है, तो आपको क्लियर करना है, ठीक है. तो नंबर ऑफ जजेस कितने होने चाहिए, जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, सैलरी क्या होगी जजेस की, है ना, सर्विसेज कैसी, मतलब कब तक क्या, तो बाकी जो रूल्स हैं उसको डिसाइड करने का पार्लियामेंट को दिया है. पार्लियामेंट जो है टाइम टू टाइम ये करती रहती है. अब हम अपॉइंटमेंट देखते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट होता है और अदर जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा होता है. क्लियर है. चलिए आगे देखो. प्रेजेंटली द अपॉइंटमेंट इज मेड बाय कॉलेजियम सिस्टम. पर प्रेसिडेंट के साथ साथ अभी जो प्रेजेंटली जो अपॉइंटमेंट हुआ है चीफ जज का और जजेस का, वो हुआ है कॉलेजियम सिस्टम से. तो लेट्स सी व्हाट इज कॉलेजियम सिस्टम. ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है ये हम देखते हैं. तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो, एंड अ ग्रुप ऑफ सीनियर जजेस, और कुछ सीनियर जजेस का ग्रुप होता है वो, ये कुछ नेम्स प्रपोज करते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है उस लिस्ट में से अपॉइंटमेंट करते हैं. तो ये हुआ कॉलेजियम सिस्टम. इज दैट क्लियर? थोड़े दिन पहले इसको अपोज भी हुआ था थोड़ा सा, कि इससे जो है नेपोटिज्म बढ़ता है वगैरह इस तरह से. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए? लेट्स सी. ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. बिल्कुल मैंडेटरी है ये सबके लिए क्वालिफिकेशन. क्लियर. नेक्स्ट, वर्क एक्सपीरियंस दिया हुआ है. वर्क एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए? तो वर्क एक्सपीरियंस में जज ऑफ हाई कोर्ट और 2 or more than 2 other courts as a judge or advocate in high court or other court for 10 years. इसमें 2 से 3 क्राइटेरिया दिया है. फर्स्ट क्राइटेरिया ये बिल्कुल फिक्स. देन सेकंड क्राइटेरिया में आपको याद रखना है, पहला कि हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, अगर नहीं तो फिर 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट के अंदर क्या होना चाहिए, उनको 10 ईयर का जज एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 10 ईयर्स का हाई कोर्ट के अंदर उनको एडवोकेशन अर्थात वो लॉयर होने चाहिए, या फिर ही हैज़ बीन अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के ओपिनियन में उनके अंदर कुछ डिस्टिंग्विश्ड अर्थात कुछ यूनिक क्वालिटी, यूनिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए. जूरिस्ट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब प्रेसिडेंट के जो नज़र में हैं वो एक बहुत अच्छे जूरिस्ट होने चाहिए. ठीक है. चलिए लेट्स सी एग्जीक्यूटिव एंड इम्पीचमेंट. हमने देखा था इम्पीचमेंट वर्ड से अब हम फैमिलियर हैं बिकॉज हमने प्रेसिडेंट के लिए ये चीज़ देखी थी, है ना. रिमेन इन ऑफिस टिल 65 ईयर्स ऑफ एज. हम सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए ही पढ़ रहे हैं ये सब चीज़ें. तो जब वो 65 ईयर्स के होते हैं तब तक वो अपने ऑफिस में रह सकते हैं. इससे पहले अगर हम बात करें तो वो सेल्फ टेन्योर बिफोर रिजिग्नेशन दे सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट की वही सेम नियम कि 2/3 मेजोरिटी से बोथ हाउसेस के राज्यसभा और लोकसभा के 2/3 मेजोरिटी के साथ जो है इम्पीचमेंट मोशन इन पर भी चलाया जाता है. एंड ड्यू टू प्रूवन मिसकंडक्ट और इनएबिलिटी के प्रूव हो जाने के बाद इनको अपने पद से निकाला जा सकता है. द नेक्स्ट, in the criteria of the judge of the Supreme Court, we will see salary, allowances and other facilities.
तो चीफ जस्टिस की सैलरी 1 लाख एंड अदर जजेस की 90,000 होती है। क्लियर। उसके बाद ये फ्री अकोमोडेशन, व्हीकल और अदर फैसिलिटीज़ भी इनको प्रोवाइड होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में इनके सैलरी के बारे में कुछ विशेष प्रावधान नहीं है। ये अधिकार पार्लियामेंट को दिया हुआ है कि पार्लियामेंट कैन सी एंड चेंजेस टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू डिमांड। डिमांड मतलब समय की डिमांड है ना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या पावर है और इसमें जो न्याय व्यवस्था है, जुरिस्डिक्शन मतलब किस किस क्राइटेरिया के न्याय या किस किस क्राइटेरिया का जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। क्लियर है। चलो, तो हमने यहाँ मेन लिखे हैं। फर्स्ट हम देखते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, इसके फर्दर हम कैटेगराइजेशन देखेंगे ए एंड बी। उसके बाद हम देखते हैं एपिलेट जुरिस्डिक्शन, देन जुरिस्डिक्शन रिलेटेड टू रिव्यू, and then jurisdiction related to advisory, then guardian of fundamental rights and constitution and administration of judicial jurisdiction. clear है। चलिए लेट्स सी वन बाय वन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के हमने बताया था कि फर्दर हम क्या करेंगे, इसके दो कैटेगराइजेशन करेंगे। सो लेट्स सी द फर्स्ट वन। फर्स्ट है ओरिजिनल यूनिक जुरिस्डिक्शन। क्लियर है। ओरिजिनल यूनिक जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। सबसे पहले तो हमें यही जान लें कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मीनिंग क्या होता है, जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। ठीक है। जो केसेस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आते हैं उसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। अगर आप इस वर्ड को अच्छे से समझ जाएंगे देन यू डोंट हैव टू रिसाइट द वर्ड। आपको रेसिट नहीं करना पड़ेगा वर्ड को, जबकि अंडरस्टैंडिंग लेवल पर बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अब ओरिजिनल यूनिक जुरिस्डिक्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं? कंट्रोवर्सी बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। इज दैट क्लियर? जब कोई यूनियन टेरिटरी और स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चल रहा हो तो वो जो केसेस हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। और सेकेंड वन अगर हम देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट्स पर अगर दो स्टेट के बीच या दो से ज़्यादा स्टेट के बीच किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो वो केसेस भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। क्लियर है। अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का बी पार्ट जो है वो हम देखते हैं ओरिजिनल कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? तो इसमें होते हैं डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करे हैं सिटीजन ऑफ इंडिया को, उसका अगर वायलेशन होता दिखता है, दमन होता दिखता है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। याद रहे कि ये केसेस हाईकोर्ट को भी अधिकार है सुनाने के लिए, है ना, इस पर फैसला सुनाने के लिए। बट अगर कोई ये चाहता है कि वो हाईकोर्ट में नहीं जाते हुए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएं, देन द सिटीजन्स कैन डू द सेम। इज दैट क्लियर? वो जा सकते हैं बिना किसी और कोर्ट में अपील करें, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर जा सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए आप एपिलेट जुरिस्डिक्शन। ठीक है। इसको हमने 4 पार्ट में कैटेगराइज करा है। सबसे पहले सेम चीज़ जिसे ओरिजिनल हमने पढ़ा, एक वर्ड का मीनिंग समझा कि ओरिजिनल का मतलब क्या हो गया। ओरिजिनल का मतलब हो गया जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आते हैं ना। वैसे एपिलेट का मतलब क्या हो गया कि दूसरे कोर्ट में इसकी सुनवाई तो हुई है बट ड्यू टू अनसेटिस्फाइड रिजल्ट वी फर्दर अपील इन द सुप्रीम कोर्ट, तो वो एपिलेट जुरिस्डिक्शन हो गया। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब कौन कौन से कोर्ट जो हैं, कौन कौन से केसेस हैं, तो इस केसेस को समझने के लिए हमने इनको 4 पार्ट में कैटेगराइज करा है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल, देन सिविल, देन क्रिमिनल एंड देन स्पेशल। तो आर्टिकल 32 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि अगर हाई कोर्ट ये प्रूव कर देता है कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन इन द डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट उनके पास आया है उसमें किसी भी तरह का कुछ सिग्निफिकेंट क्वेश्चन अराइज नहीं हो रहा कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, तो ये केस जो है फर्दर सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। फिर सिविल का हम देखते हैं, ऑल सिविल डिस्प्यूट्स कैन बी अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। पहले ऐसा था कि 20,000 से अबोव जो भी मामले होते थे प्रॉपर्टी को लेकर वही सुप्रीम कोर्ट में जाते थे, है ना। पर जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अमेंडमेंट होने के बाद अब सारे सिविल डिस्प्यूट जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं।
क्लियर हो रहा है आपको? उसके बाद क्रिमिनल देखते हैं। तो क्रिमिनल में 3 सिचुएशन है जो क्रिमिनल केसेस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। पहला, द अक्यूज्ड हैज़ अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है डेथ सेंटेंस, है ना, जिसको मृत्युदंड मिल गया हो, बाय HC आफ्टर ओवर रूलिंग द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट। ठीक है, लोअर कोर्ट का जो सेंटेंस है, जो पनिशमेंट है, उसको ओवर रूल करते हुए जब हाई कोर्ट उन्हें कैपिटल पनिशमेंट सुनाता है तो एक्यूज्ड जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सेकंड वन कि कैपिटल पनिशमेंट बाय हियरिंग द केस ऑफ लोअर कोर्ट। थर्ड वन इज हाई कोर्ट प्रूव्स द केस इज अपीलेबल इन द सुप्रीम कोर्ट, है ना। यहाँ पर एक केस वर्ड छूट गया है, सो यू जस्ट राइट हियर हाई कोर्ट प्रूव्स the case is appealable in the Supreme Court. Article 135 permits to appeal in Supreme Court against any court except military court. मिलिट्री कोर्ट को छोड़कर बाकी सारे कोर्ट में जो भी केसेस हैं उन केसेस से अगर एक्यूज्ड सेटिस्फाई नहीं हो तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर करे जा सकते हैं। इसके लिए एक्सेप्शन है मिलिट्री कोर्ट। मिलिट्री का अपना अलग रूल होता है, उनका अपना अलग न्यायालय होता है, तो वहाँ के केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, द थर्ड वन देखिए, अथॉरिटी टू ग्रांट स्पेशल ऑर्डर फॉर अपील। तो क्या है थर्ड जो उनको जुरिस्डिक्शन एरिया है, एजेंडा है, वो है आर्टिकल 136 प्रोवाइड्स अथॉरिटी टू हियर द अपील अगेंस्ट एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट। सेम हमने ये जो स्पेशल देखा था ना, सेकंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन में जो हमने स्पेशल राइट देखा था, द थर्ड पॉइंट इज क्लियरली मैच विद दैट। ठीक है, थोड़ा सा वर्ड्स में चेंजेस होते हैं, दैट्स वाई हमें सेम लगता है, बट बहुत छोटी छोटी बातों को डीपली जो है अलग अलग आर्टिकल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143 क्लियर है, द सुप्रीम कोर्ट कैन एडवाइज टू द प्रिंसिपल इफ ही सीक्स। अगर प्रेसिडेंट को किसी भी रूप में सुप्रीम कोर्ट की किसी भी केस में सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस की अगर नीड होती है, वो अगर मांगता है, तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को करना होता है। ये हमने प्रेसिडेंट के पावर में भी पढ़ा था। नेक्स्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 29 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहता है। तो अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपको पूरा स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, डिफाइन, या फिर कह सकते हैं कि हाउ, या फिर कह सकते हैं जस्टिफाई, या फिर कह सकते हैं एक्सप्लेन, है ना। और या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई डज सुप्रीम कोर्ट कंसिडर्ड एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। क्लियर है? तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को? बिकॉज ऑल द डिसीजंस ऑफ दिस कोर्ट विल बी एक्सेप्टेड एविडेंसेज एवरीवेयर एंड नो क्वेश्चन ऑफ वैलिडिटी वुड बी रेज्ड रिगार्डिंग द पासिंग ऑफ डिसीजन। क्योंकि इस कोर्ट के डिसीजन स्वयं प्रूफ्स के रूप में सब जगह मतलब हम इंडिया की बात कर रहे हैं, सब जगह मान्य होते हैं। इसके ऊपर कोई भी तरह का क्वेश्चन अराइज नहीं होता है, अराइज्ड क्वेश्चन वैलिड नहीं होता है। क्लियर? सेकंड हम देखते हैं, एनी टाइप ऑफ सेंटेंस कैन बी अवार्डेड फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाय दिस कोर्ट। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है? कोर्ट की अवहेलना। कोर्ट की अवहेलना होने पर, अर्थात कोर्ट के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो नहीं करने पर कोर्ट हर तरह की जो सेंटेंस है, जो पनिशमेंट है, वो दे सकता है। एंड दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, सेवियर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सेवियर है। अब सेवियर में सीवियर मत पढ़ लेना, आप अगर सीवियर पढ़ लेंगे इसको तो बिल्कुल जो ये फंडा है ना, बहुत लोकल लैंग्वेज हो गई, ये फंडा आपको क्लियर नहीं होगा। तो सेवियर का मतलब क्या हो गया? ये है रक्षक। सेवियर का मतलब क्या हो गया? रक्षक, टू सेव करने वाले, सेवर। तो सेवर नहीं होते, वर्ड होता है सेवियर। क्लियर है? तो द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? रिट्स लगा सकता है। फंडामेंटल राइट्स के सेवियर है ये, और फंडामेंटल राइट हमें बहुत 6 तरह के राइट जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स होते हैं। अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स हमें प्रदान करती है, एज वी बोर्न एज इंडियन सिटीज़न, अगर हम इंडियन सिटीज़न के रूप में जन्म लेते हैं तो ऐसे अधिकार जिसके लिए हमें कहीं भी लड़ना नहीं पड़ता है, उन अधिकारों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं हमें प्रदत्त करता है वो अधिकार।
वो फंडामेंटल अधिकार होते हैं। तो ऐसे अधिकारों का दमन होने के होने पर सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स का सेवियर बन के, रक्षक बनकर सामने आता है और वो इतनी तरह की जो रिट्स हैं वो लगा सकता है। तो देखिए क्या क्या है ये। फर्स्ट है हैबियस कॉर्पस। बहुत रेयरली ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि आपके बुक के अंदर केवल ये रिट्स के नेम्स आए हैं, इनका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं आया है, ठीक है। बट हम फिर भी देख लेते हैं वन बाय वन कि क्या होता है ये चीज़ें। तो हैबियस कॉर्पस जो हैं वो उस चीज़ से रिलेटेड है कि बिना गलती किसी को अरेस्ट वारंट निकाल कर किसी को अरेस्ट कर लिया जाए, है ना। कई बार मिसयूज़ होता है पावर का। तो सपोज़ पुलिस ने पावर का मिसयूज़ किया और हैबियस कॉर्पस जो है ये रिट सुप्रीम कोर्ट लगा सकती है, क्योंकि जिसको अरेस्ट किया जाता है उसे ये जानने का अधिकार है कि उसे किस लिए अरेस्ट किया जाता है। इज़ दैट क्लियर। तो हैबियस कॉर्पस ये रिट लगा सकती है सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के सेवियर के रूप में जब काम करती है। तो किसी को बिना कारण अगर अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके अरेस्ट पर ये स्टे लगा दिया जाता है ना, रोक ली जाती है या उनको वापस बेल दिला दी जाती है, इस तरह से। तो हैबियस कॉर्पस मतलब बिना कारण जाने या बिना गलती के अरेस्ट होना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मैंडामस। क्योर वारंटो, देन प्रोहिबिशन एंड सर्टाइटरी, ठीक है। तो ये रिट्स जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब कॉन्स्टिट्यूशन पावर जो मिला है हमें उसका भी गार्जियन सुप्रीम कोर्ट है ना। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 131 एंड 132 द सुप्रीम कोर्ट हैज़ राइट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब जो भी न्याय व्यवस्था है उसको रिव्यू कर सकता है, क्लियर है। ऑफ लेजिस्लेचर फॉर्म्ड बाय यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। हमने लेजिस्लेचर पावर जब देखे थे पार्लियामेंट के, तब हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी अमेंडमेंट होता है वो पार्लियामेंट की मेजोरिटी से, अर्थात राज्यसभा एंड लोकसभा की मेजोरिटी से हो सकता है और वो नए कुछ लॉज भी बना सकते हैं। बट उसको रिव्यू करने का जो फंक्शन है, जो पावर है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। इफ़ द लॉज आर अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रदान किए हुए फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होते हैं लॉज, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन लॉज को इलीगल घोषित कर सकता है। तो यहाँ हमारा थर्ड ऑर्गन भी कंप्लीट होता है, ठीक है, जुडिशियरी। एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 6 ऑफ सिविक्स। मतलब टोटल आपके एसएसटी में एक साथ जो है मार्क करे हुए चैप्टर्स, उसका चैप्टर नंबर 6। और अगर हम सिविक्स का देखें तो चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। थोड़ा लंबा चल गया ये, but yes, it is very important. So I would like to recommend you again, go through the chapter, read the chapter and watch the video and subscribe, share, like if you want, है ना। अगर आपकी इच्छा होती है, आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच बेटा।